नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की पाठशाला बाई आयुषी जायसवाल में। आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर 3 को, जो है वाटर रिसोर्स यानी जल संसाधन। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है वाटर अ रिन्यूएबल रिसोर्स। पानी हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। हम खाते हैं, पीते हैं, खेती करते हैं, इंडस्ट्रीज चलाते हैं, सब कुछ पानी पर ही निर्भर है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, पानी रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये अनलिमिटेड है। तो रिन्यूएबल होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पानी बारिश के रूप में नदियों और ग्लेशियर्स के माध्यम से बार बार प्राकृतिक साइकिल में वापस आता है। इसे ही हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं, यानी जल चक्र कहते हैं। अब हम देखेंगे पूरे अर्थ पे किस रूप में कितनी मात्रा में जल अवेलेबल है। पूरे पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका है, लेकिन उसमें से सिर्फ मात्र 2.5% ही फ्रेश वाटर है, और उस 2.5% में से भी 68.7% ग्लेशियर्स में बंद है और कुछ 30.1% ग्राउंड वाटर के रूप में छुपा हुआ है। इंडिया में वाटर अवेलेबिलिटी, भारत में एनुअल रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन ये रेनफॉल जियोग्राफिकली और सीजनली अनइवन है। 96% रेनफॉल सिर्फ कुछ महीनों में होती है। इस वजह से फ्लड और ड्रॉट दोनों का रिस्क होता है। तो दोस्तों, पानी चाहे रिन्यूएबल हो, लेकिन अगर हम इसे ओवर यूज करें, वेस्ट करें या पॉल्यूट करें तो इसका कंजर्वेशन मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमें पानी को बचाना होगा समझदारी से। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर स्केर्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन। क्या है वाटर स्केर्सिटी? When the demand for water is an area is high and the supply is low, then it is called water scarcity. जब किसी एरिया में पानी की डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो उसे वाटर स्केर्सिटी कहते हैं। हर जगह वाटर स्केर्सिटी का रीजन भी अलग अलग होता है। जैसे ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से जल में कमी होती है। ओवर यूज इन एग्रीकल्चर, खेती में हम अधिक मात्रा में अगर जल का यूज़ कर रहे हैं तो इससे भी जल में कमी होगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉल्यूशन ऑफ वाटर सोर्सेज एक्सेट्रा। अब हम जानेंगे नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट क्या है। आज दुनिया भर में एक वाटर क्राइसिस देखने को मिल रहा है। ऐसे कई रीजन हैं जहां लोगों को रोजाना क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं मिल रहा। लेकिन आखिर इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, ग्रोइंग पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड मिसमैनेजमेंट। ग्रोइंग पॉपुलेशन, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा डिमांड फॉर वाटर, ड्रिंकिंग के लिए, घर के काम के लिए, खेती के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। सिटीज़ में बोरवेल का एक्सेसिव यूज़ ग्राउंड वाटर को ख़त्म कर रहा है। रोज़ दिन प्रतिदिन सभी लोग अपने घर में बोरवेल कर रहे हैं। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हर नई बिल्डिंग, हर नई फैक्ट्री ग्राउंड वाटर यूज़ करती है। साथ ही अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट डायरेक्टली रिवर्स में छोड़ा जाता है, जो पानी को पॉल्यूट करता है। थर्ड, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इंडिया में इरिगेशन काफ़ी इनएफिशिएंट है। फ्लड इरिगेशन मेथड से पानी का वेस्ट होता है। हाई वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स जैसे शुगर केन और पैडी को भी हर जगह उगाया जाता है बिना क्लाइमेट और सॉइल को देखे। फोर्थ, मिसमैनेजमेंट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ट्रेडिशनल सिस्टम का यूज़ नहीं होता। रिवर्स और लेक्स को ही इनरोच कर दिया जाता है। अगर लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज़ करते तो भी पानी को बचाया जा सकता है, लेकिन लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ट्रेडिशनल सिस्टम को यूज़ में लाते ही नहीं है, जिसकी वजह से जल में कमी हो रही है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को अपनाएं, जिसमें पानी का हर सोर्स का जुडिशियस और सस्टेनेबल यूज़ हो। मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो अब हम बात करेंगे मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट के बारे में। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का मतलब होता है ऐसे डैम या परियोजनाएं जिसका यूज़ कई कामों के लिए किया जा सकता है, जैसे इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फ्लड कंट्रोल, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, रिक्रिएशन।
इरिगेशन, सिंचाई, मल्टीपर्पज डैम से स्टोर्ड वाटर को कैनाल्स और पाइपलाइंस के थ्रू फील्ड तक पहुंचाया जाता है। इससे खेती के लिए रेगुलर और कंट्रोल्ड वाटर सप्लाई मिलती है जो क्रॉप्स के लिए ज़रूरी होती है, स्पेशली उन एरियाज़ में जहां बारिश कम होती है या असामान्य होती है। एग्जाम्पल, भाखड़ा नांगर डैम ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लार्ज एग्रीकल्चर एरियाज़ को इरिगेशन प्रोवाइड किया। सेकेंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जल विद्युत उत्पादन। डैम के स्टोर्ड वाटर को टर्बाइंस के थ्रू पास किया जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये क्लीन, रेन्यूएबल और इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी रिसोर्स है। एग्जाम्पल, भाखड़ा नांगर डैम से 1325 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बस डैम से ही इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। थर्ड, फ्लड कंट्रोल, बाढ़ नियंत्रण। डैम मानसून के टाइम एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर कर लेते हैं। ये वाटर डायरेक्टली नदियों में नहीं जाते, इसलिए नीचे के एरियाज में फ्लड का रिस्क कम होता है। एग्जाम्पल, दामोदर वैली प्रोजेक्ट ने बंगाल के फ्लड प्रोन एरियाज में बाढ़ के केसेस को बहुत कम कर दिया है। फोर्थ, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, पीने का पानी। डैम से शुद्ध पानी ट्रीट करके सिटीज और विलेज में सप्लाई किया जाता है। अर्बन एरियाज में वाटर सप्लाई सिस्टम डैम्स पर ही डिपेंडेंट होता है। एग्जाम्पल, इंदिरा सागर प्रोजेक्ट से मध्य प्रदेश के कई सिटीज को ड्रिंकिंग वाटर मिलता है। एंड द लास्ट, रिक्रिएशन, मनोरंजन। डैम्स और उनके रिजर्वायर्स के पास बोटिंग, फिशिंग, टूरिज्म, पिकनिक स्पॉट्स डेवलप किया जाता है। इससे लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है। एग्जाम्पल, टेहरी डैम जो कि उत्तराखंड में, ये एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। अब हम जानेंगे एडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। पहला, फूड प्रोडक्शन इंक्रीजेस थ्रू इरिगेशन इन एग्रीकल्चर। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोवाइड्स क्लीन एनर्जी कंट्रोल्ड इन फ्लड प्रोन एरिया। अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं। लोकल लोगों का डिस्प्लेसमेंट स्पेशली ट्राइबल कम्युनिटीज में होता है। फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रक्शन होता है। अत्यधिक मात्रा में डैम्स बनाने की वजह से लोग पेड़ों को काटते हैं, बायोडाइवर्सिटी को खतरा होता है। एंड थर्ड है सेडिमेंटेशन और रिवर इकोलॉजी को नुकसान होता है। एंड लास्ट है अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में रिस्क बढ़ते जाते हैं। अब हम जानेंगे इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। मैनेजिंग वाटर विथ अ बैलेंस बिटवीन सोशल इक्विटी, इकोनॉमिक विएबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। लोगों को डिसीजन में इंक्लूड करना, स्पेशली लोकल कम्युनिटीज ही एक मैनेजमेंट होता है। अब हम जानेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग आज के समय में सबसे प्रैक्टिकल और इफेक्टिव टेक्निक्स बन गया है वाटर क्राइसिस से निपटने के लिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है कलेक्टिंग रेन वाटर डायरेक्टली एंड स्टोरिंग इट फॉर फ्यूचर यूज। बारिश के पानी को डायरेक्टली कलेक्ट करना और उसे फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करना ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के दो मेथड हैं, ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड का मीन्स पहले लोग कैसे जल का संरक्षण करते थे। पहला, कुंड बना के भंडाराज, इरीज, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। राजस्थान में कुंड, टंकाज घर के नीचे पानी स्टोर करने के लिए बनाए जाते थे। महाराष्ट्र में भंडाराज तरीके से लोग पानी को इकट्ठा करते थे जो एक स्मॉल चेक डैम्स होता है। तमिलनाडु में इरिस जो कि इंटरकनेक्टेड टैंक्स होता है। मेघालय में बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से लोग पानी का संरक्षण करते थे जो एक सस्टेनेबल वाटर यूज का एग्जाम्पल है। मॉडर्न मेथड में हमारा रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है। छतों से पानी कलेक्ट करके पाइप्स के जरिए टैंक या ग्राउंड के रिचार्ज पिट में भेजना। चेन्नई जैसे सिटीज में इसे मैंडेटरी बनाया गया है और इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आया है। बेनिफिट क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के? ग्राउंड वाटर लेवल इम्प्रूव होता है, वाटर बिल्स कम होते हैं, फ्लड रिस्क कम होती है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए सस्टेनेबल सोर्स बन जाते हैं। हर बिल्डिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगना ही चाहिए। ये सस्ता भी है और इफ़िशिएंट भी।
अब हम जानेंगे डैम्स। व्हाट इज डैम्स? बांध क्या होते हैं? अ डैम्स रेफर्स टू अ स्ट्रक्चर दैट इज बिल्ट ऑन रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। डैम्स के फायदे और नुकसान क्या है? मेरिट्स: इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, फ्लड कंट्रोल, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। इरिगेशन: डैम से लार्ज स्केल में खेती हो सकती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी: रेन्यूएबल और पॉल्यूशन फ्री एनर्जी मिलती है। फ्लड कंट्रोल: मानसून के दिनों में एक्सेस वाटर को स्टोर किया जा सकता है। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई: स्पेशली अर्बन एरियाज के लिए ये वाटर का सप्लाई करता है। डीमेरिट्स क्या है डैम्स के? डिस्प्लेसमेंट: लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। इन्वायरमेंटल लॉस: फॉरेस्ट, एनिमल्स, बायोडाइवर्सिटीज का डिस्ट्रक्शन होता है। सिल्टेशन: रिजर्वायर में सिल्ट जमा होने से कैपेसिटी कम होती है। अर्थक्वेक रिस्क बढ़ जाता है। लार्ज डैम्स फॉल्ट लाइंस के पास होने पर डेंजर बढ़ जाता है। इसीलिए एक बैलेंस अप्रोच लेना जरूरी है, जहां डेवलपमेंट भी हो लेकिन नेचर और लोगों के साथ न्याय भी हो। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। समझिए चैप्टर 3 पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने डाउट्स लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए पानी बचाएं, जीवन बचाएं।